नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के माध्यम से टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। टीच टेक के माध्यम से टोटल फ्री ऑफ कास्ट पूरा टोटल 100% मैथ्स कवर कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से। मतलब आपने 9-10 तक का बहुत अच्छे से सिलेबस कवर नहीं भी किया तो भी सारी चीज़ें समझ में आए, ये हमारा टारगेट है। और मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, पूरे के पूरे सारे चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। उसके बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा कि वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर ही दिया होगा आपने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने 2 वीडियो के माध्यम से इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया। ये आज तीसरा वीडियो यहाँ पर है। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, अंक संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति क्या होती है ना, कितने प्रकार की होती है, मूल्यांकन मान और स्थानीय मान क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने कर चुके थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। दुनिया की कोई भी संख्या हो उसको आप पहचान सको कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है और भी कुछ प्रकार की संख्याएं यहां पर देखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। देखिए, बड़ा मैथ्स में बड़ा सिंपल सा काम होता है, जैसा नाम वैसा काम। मतलब आप क्या करो, जो नाम है तो उसी को आप तोड़ना चालू कर दो, अभाज्य, अभाज्य, और इसके बाद में आएगी भाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, या इसको संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। संयुक्त संख्या। नाम से क्लियर है ना, परिभाषा को ऐसा रटने की अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभाज्य ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो ऐसी तो दुनिया में कोई संख्या ही नहीं है कि जो किसी संख्या से विभाज्य ही न हो। जैसे मान लिया जाए मैं लिख देता हूं 13, तो ये 1 से तो विभाजित होगी ही होगी ना। ऐसी कोई दुनिया में संख्या ही नहीं है कि जो 1 से विभाजित ना हो। सारी संख्या 1 से विभाजित होती है और स्वयं से भी तो विभाजित होती है, स्वयं से भी तो विभाजित होती है, सारी संख्या होती है। तो फिर अभाज्य का मतलब क्या हुआ? अभाज्य मतलब नाम से क्लियर है कि किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए। हाँ, स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होगी। और भाज्य संख्या क्या होगी? जो 1 से और स्वयं से तो विभाजित होती ही है, स्वयं से तो विभाजित होती ही है, लेकिन ये अन्य और किसी संख्या से विभाजित होना चाहिए। 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से विभाजित होना जरूरी है। तो उसको क्या बोला जाएगा? भाज्य या संयुक्त संख्या या संयोजित संख्या भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा तो आप खुद भी बना सकते हो, है ना। तो यदि किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और स्वयं, तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। मैं अगर एक गिनती लिखूं, मैं अगर यहां से गिनती लिखना चालू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसी के आगे भी और कंटिन्यू। अगर 1 को देखा जाए तो ये तो केवल 1 से विभाजित हो रही ना, इसके अतिरिक्त तो किसी से विभाजित नहीं होती है। 2 को देखा जाए तो ये 2 और 1 से होती है विभाजित। 3 को देखा जाए तो ये 3 से और 1 से विभाजित होती है। ये 4 से भी होती है, 2 से भी होती है और 1 से भी होती है ना। ये 5 से होती है और 1 से होती है। 6 1 से विभाजित होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी होती है और 6 से भी होती है।
मतलब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो केवल स्वयं से और केवल एक से विभाजित होती है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? ये है, ये है, ये भी है, ये भी है ना, ये है, ऐसी संख्या। और ये आपको मालूम होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी हैं, ये पूरी लिस्ट मालूम होना चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से परिभाषा तो आप लिख ही लो, और परिभाषा के साथ में कम से कम आपको कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, मतलब, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 से लेके 10 तक की जो संख्याएं है उसमें 4 संख्याएं ऐसी है कि जो अभाज्य होती है, 2, 3, 5 और 7, ठीक है ना। और 10 से लेके 20 तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 4 संख्याएं होती है, 11, 13, 17 और 19, जो कि अभाज्य संख्या है। और 20 से लेके 30 तक केवल 2 संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। ये सारी संख्याएं ऐसी है जो केवल स्वयं से विभाजित हो सकती है और एक से विभाजित हो सकती है। अब देखिए 30 से लेके 40 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या है, और 40 से लेके 41, 43, 47 और ये 3 संख्या ऐसी है कि जो अभाज्य संख्या है। 40 से लेके 50 के बीच में 3 संख्या है, 41, 43 और 47। और 50 से लेके 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है, और 60 से लेके 70 के बीच में भी 2 अभाज्य संख्या है। 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है, और 80 से लेके 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है, और 90 से लेके 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या है। मतलब अगर देखें कि 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। एक से लेके 100 तक 25। अगर हम देखें कि 1 से 50 के बीच में देखें, 50 तक कितनी है? 15 अभाज्य संख्या है। ये मालूम होना चाहिए आपको, है, नहीं तो आप गिनते बैठोगे, कई बार डायरेक्ट भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, मतलब 1 से 50 तक 15 और 50 से लेके 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात लग रही है यहाँ पर कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 कंटिन्यू, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और डैश 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 कंटिन्यू। यहाँ पर अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूँ तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है ना। ये ऐसी ये अभाज्य संख्या है हमारे पास में। तो फिर भाज्य कौन सी हुई? तो आप बोलोगे कि भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12 और आगे भी चलते जाएगा, मतलब कभी खत्म नहीं हो रही है ये। अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो अनगिनत होती है, कई सारी अभाज्य संख्या होती है, गिना नहीं जा सकता ना, क्योंकि गिनती कभी खत्म ही नहीं हो रही है और वो आते जाएगी आगे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने अगर एक तरफ से गोले लगाना चालू किया तो आपको ये दिख रहा होगा कि हर संख्या या तो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। लेकिन एक जो है ना, ये वाला जो एक है ना, ये ऐसी संख्या है न तो भाज्य दिखाई दे रही न तो अभाज्य संख्या दिखाई दे रही। एक को छोड़ दो भैया, एक किसी भी कैटेगरी में नहीं, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये येलो वाले पीले वाले पर देखो, भाज्य अभाज्य संख्या, ये वाली कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य। सारी अभाज्य संख्या को देखो जरा, जितने पर मैंने पीले लगाए, 2, 3, 5, 7, 11। अरे इसको रटना नहीं है, दिमाग में बैठालना है, मतलब, है ना, चीजों की प्रैक्टिस करना है आपको। एक मात्र 2 ऐसी
अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, और बाकी की जो अभाज्य संख्या है ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए यहां पर। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 है। आई ना बात समझ में। सबसे छोटी भाज्य, अरे क्या बोल दिया मैंने, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और एकमात्र सम संख्या ऐसी है कि जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। और एक न तो भाज्य की कैटेगरी में आता है न तो अभाज्य की कैटेगरी में आता। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो केवल 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो 1 से विभाजित होती है। ये बातें समझ में आ गई। चलिए इसको आप नोट भी कर लेना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। 1, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये बात मालूम होना चाहिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी मालूम होना चाहिए। 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। केवल 2 ही सम संख्या है, बाकी की सारी अभाज्य संख्या कैसी होती है, विषम होती है। नोट भी करना आपको। 1 से बड़ी हर संख्या या तो अभाज्य संख्या होगी या संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या होगी। 1 से बड़ी जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है, सारी की सारी या तो भाज्य होगी या तो फिर अभाज्य होगी। और 1 जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है। अभाज्य संख्या असीमित होती है। अभाज्य संख्या असीमित होती है, कभी खत्म नहीं होती। अभी मैंने जो लिस्ट दी थी ना वो केवल 100 तक की अभाज्य संख्या है। 100 से ज़्यादा और भी अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये असीमित होती है, कभी खत्म नहीं होती है। और भाज्य संख्या भी कभी खत्म नहीं होती, ये भी असीमित रहती है। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम। ये बात हम समझ चुके हैं कि संयोजित संख्या यानी कि कंपोजिट संख्या क्या होती है, ये बात समझ चुके हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जो संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती उन्हें संयोजित संख्या कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। 1 को छोड़कर, है ना, 1 को छोड़कर बोलना पड़ेगा हमें। 1 को छोड़कर जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती है उन्हें संयोजित संख्या कहते हैं। अब संयोजित संख्या को आप ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं कि भैया ऐसी संख्या जिसका 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी अन्य गुणनखंड हो, उसे क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को आपको याद रखना। भाज्य संख्याएं अभाज्य गुणकों में विभाजित की जा सकती है। क्या बोलना चाह रही है, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में 25 है, ये भाज्य संख्या है ना, हाँ है ना। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं 25 के, तो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो 50 25 और 5 से एक बार, मतलब 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 गुणित 5। अगर ये भाज्य संख्या है तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये कहने का मतलब है। फिर से और एक बार, जैसे मान लिया जाए 25 दूनी 50 और 50 तो ये 150 है। मान लिया जाए कितना है, 150 है। ये किससे विभाजित हो रहा, 2 से। अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा 2 से, तो कितने बार, 75 बार। ये अब 3 से विभाजित हो रहा तो 25 बार। अब 5 से विभाजित हो रहा तो 5 बार, फिर 5 से विभाजित हो रहा तो 1 बार। कहने का मतलब 150 जो है उसको, ये भाज्य संख्या थी ना, ये 150, ये 150 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य मतलब देखिए कौन है, 2, 3 और 5 की घात 2 लिख सकता हूं मैं। तो ये सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है।
ठीक है, चलिए एक पॉइंट हो गया। भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या क्या है? असीमित होती है, असीमित होती है। असीमित मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, आते जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। प्रत्येक भाज्य यानी कि संयुक्त संख्या कम से कम एक भाज्य अभाज्य गुणनखंड उससे छोटा होता है। कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड, ये क्या बोलना चाह रहा है? देखिए ध्यान देना, कोई भी भाज्य संख्या जैसे 4 है, इससे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन है? सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है? 4 है। सबसे पहली भाज्य, अरे ऐसा सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेस 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 कंटिन्यू। ये वाली तो न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है? 4, और दूसरी भाज्य संख्या कौन है? 6, फिर ये भी भाज्य संख्या है। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो कम से कम इससे छोटा कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड आएगा। अरे अभाज्य मतलब 2 से विभाजित हो रही है ना, ये देखो 2 से विभाजित हो रही है, हाँ, इसके 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या का कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड तो होता ही होता है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भाज्य और अभाज्य वाली बातें समझ में आ गई होगी, आपने प्रॉपर्टी को नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते, कुछ बिल्कुल बड़े सिंपल से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, केवल और केवल भाज्य और अभाज्य संख्या से संबंधित, ठीक है। बड़े आसान से है, मतलब ये मत समझना कि ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हमें मालूम होना चाहिए, इनकी जरूरत और कहीं पर पड़ सकती है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सा आया, उसमें कोई भाज्य की बात कर देगा या अभाज्य की बात कर देगा या सबसे छोटी अभाज्य की बात कर देगा, ठीक है ना, सम अभाज्य की बात कर देगा। तो ये छोटी छोटी बातें जब मालूम होती है तो इसी का संग्रह बन जाता हमारा पूरा बेसिक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या है? तो भैया मेरे, ये तो अभाज्य संख्या केवल 2 और 1 से विभाजित होती है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये है भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है। इसके गुणनखंड जो है वो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हम। सबसे छोटी संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी अभी बताया था हमने? 4 होगी। ये तो अभाज्य है भैया, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है 4, ये बात याद रखना, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त की भाज्य नहीं है? कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? तो ये भी भाज्य हो रही है, ये भी भाज्य हो रही है ना, ये भी भाज्य हो रही है, ये वाली संख्या है जो कि भाज्य संख्या नहीं है ना। बाकी ये तो सब भाज्य है ना, ये 2 से भी हो रहा, 3 से भी हो रहा, ये 2 से भी हो रहा, 4 से भी हो रहा, 8 से भी हो रहा विभाजित, ये 2 से 3 से 3 से 1 से 9 से, और वो केवल स्वयं से और 1 से ही विभाजित होगा। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सम संयुक्त भाज्य संख्या है? सम संयुक्त भाज्य संख्या, सबसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम भी होना चाहिए और संयुक्त भाज्य संख्या भी होना चाहिए, भाज्य भी होना चाहिए? ये तो अभाज्य है भाई, ये सम भी है और संयुक्त संख्या भी है। सम है ना, 2 से विभाज्य है, और ये भी है। और ये क्या है? संयुक्त तो जरूर है लेकिन विषम संख्या है, ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती है ना। और ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अपना आंसर कौन सा होगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित में से किस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है? 2 से अधिक गुणनखंड किसके किसके है? इसके तो 2 ही है, इसके भी 2 ही है, इसके भी 2 ही है, खुद और 1। इसके है 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 1 भी है, 9 भी है और 3 भी है ना, 3 से भी विभाज्य है।
तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पर, ताकि अपना भाज्य और अभाज्य वाली बातें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर उस लेवल के भी, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन लेके आएंगे हम, जब अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है ना। उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे अपन, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, क्लेरिकल और इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, कैसा होता है भाई? दो अभाज्य गुणनखंड, देखिए करके देख लो ना। अगर मान लिया जाए कि अगर कभी भी अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है, 2 और गुणित 3, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, कैसा है? संयुक्त है क्या? ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? अगर बाय चांस आपको बात समझ में नहीं आती तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेके हम इसको कर सकते हैं। 6 कैसी है? संयुक्त संख्या है, हाँ, और सम संख्या भी है। संयुक्त भी है और सम संख्या भी है, याद रखना। अब ऑप्शन देखेंगे हम, अभाज्य संख्या होती है क्या? नहीं, ये तो भाज्य संख्या है भाई। संयुक्त संख्या होती है क्या? हाँ, संयुक्त संख्या होती है। विषम संख्या होती है क्या? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। सम संख्या होती है क्या? सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। देखना फिर से और एक बार, 3 और 5 ये क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है, हाँ, दोनों अभाज्य संख्या है ना। और दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 15 हो गया। ये संयुक्त भी है और विषम भी है, ये संयुक्त है और सम संख्या है। तो ऐसी गारंटी नहीं ना, विषम भी आ सकती है, सम भी आ सकती है। तो क्या होता है, तो आपको यूनिवर्सल देखना पड़ेगा। क्या होती है? संयुक्त संख्या प्राप्त होती है हमें। क्या होती है? संयुक्त संख्या प्राप्त होती है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको यूनिवर्सल देखना है कि भाई हमेशा क्या सही होता है। तो हमेशा संयुक्त संख्या मिलेगी, इसकी गारंटी है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो आपको भाज्य संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त यानी कि भाज्य नहीं है? कौन सी भाज्य नहीं है? ये तो भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भाज्य नहीं है भैया, ये भाज्य नहीं है, मतलब आंसर यही होगा। ये भी भाज्य है, 3 और 5 से भाज्य हो रही है, तो ये हो गए। आप इस पर मत जाना कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये कोई प्रैक्टिस की बातें होती है क्या? ये तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। जब हमने भाज्य और अभाज्य चीज़ें पढ़ी तो उसमें मग्न हो जाना है आपको। सारी चीज़ें आपको अपने नस नस में बैठा लेना कि अच्छा भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, इसमें क्या पूछा जा सकता है, ऐसा क्या होता है, ठीक है। किस संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या के ठीक 3 गुणनखंड होते हैं? जो संयुक्त 3 गुणनखंड है। अब इसके 3 गुणनखंड कहाँ कहाँ किसके किसके है ये देखना आपको। इसका कौन कौन है गुणनखंड? 1, 2 और 4। इसके कौन है? 1, 2, 3 और खुद 6। इसके कौन कौन है? 1, 3 और 9। और इसके कौन है? 1, 2, 4 और 8। तो किस संयुक्त संख्या, ये भी संयुक्त, सारी संयुक्त ही है, हाँ? संख्या के ठीक 3 गुणनखंड है। तो किसके है भैया 3 गुणनखंड? इसके भी है 3 गुणनखंड, हाँ, और इसके भी 3 गुणनखंड है। ये दोनों के 3 गुणनखंड है, बाकी के तो 4-4 गुणनखंड यहाँ पर दिखाई दे रहे। क्लियर ना? तो 2 आंसर है इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है? ऐसी संख्या जो 2 से भी है विभाज्य, ये 2 से नहीं है, ये 2 से भी है और 3 से भी है, ये 2 से भी नहीं है, ये 3 से है लेकिन 2 से नहीं है। दोनों से एक साथ में विभाज्य होने वाली कौन है? अरे 2 के और 3 के दोनों के टेबल में आता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त भाज्य संख्या है? संयुक्त भी होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए मतलब, है ना। तो भाज्य होना चाहिए मतलब, तो ये तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 37, 31 और 29 अभाज्य संख्या है।
ये वाली है संयुक्त संख्या, जो 3 से भी विभाजित होती है और 11 से भी विभाजित होती है, 33 से भी होती है और 1 से भी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए। अब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स नाम से क्लियर है, ये सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह से तो नाम क्लियर हो रहा कि 2 की बात तो की जा रही है, एक संख्या की बात नहीं की जा रही है। और अभाज्य संख्या, और वो क्या होना चाहिए, भाज्य नहीं होना चाहिए, एक साथ भाज्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में 5 है और 7 है, ये दोनों की दोनों संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होती है, केवल 1 से हो सकती है, बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो दोनों की दोनों एक साथ विभाजित हो जाए। आप बोलोगे कि सर 5 से होती है, तो 5 से ये होती है लेकिन ये नहीं होती। आप बोलोगे 7 से हो रही है, तो 7 से ये हो रही है लेकिन ये नहीं हो रही है, दोनों एक साथ। कहने का मतलब इसका HC या महत्तम समापवर्त्य क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके, तो 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रही है। आई बात समझ। ये भी तो है 15 और 17, अगर आप देखेंगे 15 तो भाज्य संख्या है, लेकिन सह अभाज्य है कि नहीं है ये देखते हैं अपन। ऐसी कोई संख्या है क्या कि जो दोनों को विभाजित कर सके, केवल 1 है, बस 1 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। हैं 8 और 15 दोनों को अगर अलग अलग देखा जाए तो ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो दोनों को विभाजित कर सके 1 के अतिरिक्त। कहने का मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो जोड़ी है ये क्या है, सह अभाज्य। ये वाली जो जोड़ी है वो सह अभाज्य संख्या है, ये जो जोड़ी है वो सह अभाज्य संख्या है। दुनिया में अनंत संख्या ऐसी होती, असीमित संख्या ऐसी होती है जो सह अभाज्य संख्या हो। कई सारी संख्याएं हो सकती है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, कोई भी 2 संख्या ऐसी ले लो जिसका HCF 1 है तो सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। युग्म यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या, युग्म, सह नहीं बोला, युग्म यानी कि जुड़वा, जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जुड़वा होना चाहिए भैया। जुड़वा, जुड़वा मतलब दोनों का अंतर केवल 2 का होना चाहिए और दोनों की दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। नहीं आई बात समझ में। जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य का होना जरूरी है, ये भी अभाज्य होना चाहिए और ये भी अभाज्य होना चाहिए, और दोनों का अंतर 2 का होना चाहिए बस। 5 और 7 दोनों का अंतर कितना है, केवल 2 का है, 5 और 7, और दोनों अभाज्य भी होना जरूरी है। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर कितना है, 2 का है। 2 अभाज्य संख्या जिनमें अंतर 2 का हो उन्हें युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। आप परिभाषा वगैरह आप नोट करते हुए जाएंगे। और सुनिए जरा एक महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात, 1 से लेके 100 तक केवल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, सब में 2 का अंतर है। ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या और 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य संख्या और 2 का अंतर है। तो कितनी हो गई, 8 अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक। और टोटल कितनी होती है तो इसको हम नहीं गिन सकते, असीमित होती है, ठीक है ना। चलिए 1 से लेकर 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या 2 मतलब 8 होती है, ये बात आपको याद रहे।
जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है कि जिनमें 2 का अंतर होना चाहिए और दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई कि भाई ऐसी संख्या, जैसे मैंने बोला कि आपको कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए कौन सी है ना, दिमाग में फिट होना चाहिए। लेकिन कोई अगर 100 से बड़ी संख्या दे दी जाए, 101 दे दिया, 137 दे दिया, 141 हो गया, 145 हो गया, 148 हो गया, है ना, 500 हो गया, 1000 हो गया, 385 हो गया, ऐसी कोई भी संख्या दे दे और आपसे बोला जाए कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसकी जांच करना है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लिया जाए 385 दे दिया, 385 ने 387 दे दिया, बड़ी सी संख्या दे दी। अब ये भाज्य है कि अभाज्य है, कैसे बताएंगे? टास्क है ये, है कि नहीं? बड़ा टास्क, कब तक याद करेंगे भैया? हम तो याद ही नहीं कर पाएंगे भाई। 1 से लेके 100 तक का इसलिए बोला कि क्योंकि अभाज्य संख्या की हमें मैथ्स में जरूरत पड़ती है। अगर आपको मालूम है तो फटाक से हो जाएगा काम, और नहीं मालूम तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा उसको पता करने में। तो आप इसको विभाजित करके देखोगे संख्याओं से, ये 2 से विभाजित हो रही क्या, 3 से हो रही क्या, 4 से हो रही क्या, 5 से हो रही क्या, 10 से हो रही क्या, 11 से, मतलब सबसे विभाजित करके देखोगे आप, जितनी भी अभाज्य संख्या सबसे विभाजित करके देखोगे। कब तक करोगे? ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें इसकी मेथड मालूम होना चाहिए, इसकी विधि मालूम होना चाहिए कि कैसे हम किसी भी संख्या को भाज्य है या अभाज्य है ये पता कर सके। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 101, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ये पता मुझे करना है। तो मेथड जरा ध्यान से समझ लेना। ऐसी संख्या का वर्ग, ऐसी छोटी से छोटी संख्या का वर्ग ढूंढना है आपने कि जो इससे छोटी है या इससे बड़ी है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर इससे छोटी आए। देखो 9 का वर्ग 81, मैं बता रहा हूँ 9 का वर्ग कितना हो गया? 81, ये तो बहुत छोटा है। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100, ये भी छोटा है इससे। 11 का वर्ग कितना हो गया? 121। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है, ऐसी, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग इससे बड़ा हो। कुल मिला के अगर 121 क्या है? इससे बड़ा है। अगर आप 100 देखेंगे तो इससे छोटा है। तो ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिसका वर्ग इससे क्या हो? इससे बड़ा हो। ठीक है ना? अब सुनो जरा ध्यान से। अब क्या आ गया आपके पास में? 11 का वर्ग है। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो 11 से छोटी अभाज्य, 11 या 11 से छोटी अभाज्य संख्या को ढूंढ देखना है आपको। इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2, 3, 5, 7 और 11। अगर ये संख्या इनसे विभाजित हो जाती है तो ये भाज्य संख्या है, और इनसे अगर विभाजित नहीं होती है तो ये अभाज्य संख्या होगी। नहीं आएगा समझ में? कोई टेंशन नहीं, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये विषम संख्या है तो 2 से तो विभाजित होगी नहीं, इससे भी नहीं हो रही है, 3 से भी नहीं हो रही है, क्योंकि अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं हो रहा। इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 से भी नहीं होगी, 7 से भी नहीं हो रही, 7 का 7, 7 या 21 नहीं हो रही है, और 11 से भी नहीं हो रही है। इनसे विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। नहीं आया क्या समझ में? टेंशन मत लो, मैं अभी और कुछ एग्जाम्पल दूंगा यहां पर। यदि p एक संख्या है, p मतलब मान लिया जाए p कौन है? 101 था मेरे पास में यहां पर, और n वह सबसे छोटी संख्या है जिसके लिए, एक n क्या है? एक सबसे छोटी संख्या है जिसके लिए n का मान जो होगा बराबर या इससे बड़ा होगा, p से क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा। ठीक है ना? तो इसके अभाज्य, n के जो अभाज्य गुणनखंड है उनसे अगर p विभाजित हो जाता है तो ये p भाज्य संख्या है, अन्यथा अभाज्य संख्या है। बस बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कुछ संख्याओं की हम जांच करते कि ये संख्या है भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है? 137,
ये भाज्य है या अभाज्य है, इसकी जांच करना है मुझे एक बात बताओ, 12 का वर्ग कितना होता है 144, इससे बड़ा है। 11 का वर्ग कितना होता है 121, इससे छोटा हो गया। तो 11 के बाद में तो सीधा 12 ही है ना, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 इससे बड़ा है ना। अरे 12 का वर्ग कितना होता है 144, जो कि इससे बड़ा है या बराबर है। हाँ, 144 जो है वो क्या है 137 से बड़ा है। क्लियर है वही बात। अब आपको क्या करना है कि ये जो 12 है ना, ये 12 इससे छोटे या बराबर अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इससे छोटे। तो इससे छोटा कौन है 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक, ये अभाज्य गुणनखंड है। अब 137 इनसे विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा ये देख लो आप। अगर इनसे विभाजित होता है तो ये भाज्य है, अन्यथा अभाज्य है। ये विषम संख्या है इसलिए 2 से तो होगा नहीं। 7 और 3 10 और 1 11, 11 3 से विभाजित नहीं हो सकता है, तीनों इनका योगफल 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो इससे भी नहीं होगा। इकाई का अंक 5 या 0 नहीं है तो इससे भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये विभाज्यता का नियम हमें नहीं मालूम, तो मैं अगली क्लास में विभाज्यता का नियम ही बताऊंगा, ठीक है ना। ये कैसे विभाजित किया जाता है इस बात को नियम के थ्रू समझेंगे। उस वीडियो को जरा ध्यान से समझना। 7 से विभाजित हो रहा है, 7 दूनी 7 का 7 और 6 और 7 से भी विभाजित नहीं हो रहा। 11 से हो रहा क्या, 11 से भी विभाजित नहीं हो रहा। मतलब 137 जो है वो क्या है अभाज्य संख्या है। ये क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 173 देखते हैं हम। 173 14 का वर्ग कितना होता है 196। 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 13 का करूंगा तो 169 होता है। 169 इससे छोटा हो जाएगा, इसलिए 14 का वर्ग। 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई 2, 3, 5, 7, 11 है ना, और 13 भी है। इनसे ये विभाजित हो रही कि नहीं हो रही ये देख लो। तो 2 से तो नहीं हो रही, हाँ 10 और 1 11 इससे भी नहीं हो रही, इससे भी नहीं हो रही। 7 दूनी 14 7 से भी नहीं हो रही है। 11 और इससे भी नहीं हो रही है। 13 और इससे भी नहीं हो रही है। तो ये क्या है अभाज्य संख्या है, किसी से भी विभाजित नहीं हो रही, तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो ऐसी हम जांच कर सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। 319 किसके वर्ग से छोटा है भाई, तो 18 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होता है 324 है ना। 17 का तो छोटा हो जाएगा ना, 17 का 289 हो जाएगा। तो आपको ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो इससे बड़ा हो, जस्ट बड़ा हो। इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये अभाज्य संख्या है 18 या 18 से कम। अब आपको चेक करना है कि इससे ये विभाजित हो रही कि नहीं हो रही। अगर हो जाएगी, मेथड समझ में आ गई ना। अगर इनसे सबसे विभाजित हो जाएगी, किसी न किसी एक से भी विभाजित हो जाएगी, तो ये भाज्य संख्या है। अदरवाइज 811 अगर 30 करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 29 करेंगे तो 841 है ना। 29 करेंगे तो कितना होगा 29 का वर्ग कितना होता है 841, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, 29 से छोटी 29 या 29 से छोटी आपको अभाज्य संख्या की लिस्ट बना लेना है, और इन संख्या से अगर ये विभाजित होता है तो ये भाज्य संख्या, अदरवाइज अभाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ पर जरूर ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि भाई कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, ये हमें नहीं मालूम। और नहीं मालूम तो ये बातें पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगला वीडियो रहेगा विभाज्यता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं इसको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन होगा, है ना। क्योंकि किसी को अगर नहीं मालूम विभाज्यता का नियम तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखते हैं हम सम संख्या।
कई बच्चों का ये मानना होता है कि सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, वो सम संख्या होती है। बिल्कुल सही भी बात है, गलत थोड़ी है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसी संख्या, और आगे भी ऐसा चलते जाएगा। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है वो सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है, विषम संख्या कहलाती है। बिल्कुल बात सही है। अगर बड़ी सी संख्या अगर दी जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए 3, 8, 9, 7, 1, 3, 4। आपको ये चेक करना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई आता है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। चाहे आप इधर कुछ भी लिख दो, 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर इसका इकाई का अंक 2 हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई में आता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहा जाता है। कई बच्चों का ये मानना होता है कि ये केवल 2 से ही स्टार्ट होती है, जो कि गलत है। ये धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या है। लेकिन केवल सम संख्या की बात की जाती है ना, तो 0 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -4, -8, -10 और डैश डैश डैश, ऐसा इधर भी जाएगा। तो ये सम संख्या, ये टोटल सम संख्या है। अब यहां पर चीजें बड़ी क्लियर होना चाहिए आपको। धनात्मक सम संख्या बोला जाए तो ये वाली है, और सम संख्या बोला जाए तो फिर पूरी। ऋणात्मक सम संख्या बोला जाए तो ये वाली, ऋणात्मक सम संख्या बोला जाए तो ये वाली। 0 काय में आएगा, वो सम संख्या में आएगा, धनात्मक में नहीं आएगा, ऋणात्मक में नहीं आएगा। बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती है और क्वेश्चन को यहीं पर घुमा दिया जाता है। कई बच्चे मैंने देखा कि सम संख्या मैं अगर पूछता हूँ तो यहाँ से आगे की बात करते, इधर वाली पीछे की बात नहीं करते। अरे भाई, ये धनात्मक सम संख्या है और ये ऋणात्मक सम संख्या है, और ये क्या होता है, 0 होता है। बस एक छोटा सा जो डिफरेंस होता है यही हमारे क्वेश्चन को सही और गलत कराता है। ठीक है। विषम संख्या ऐसी संख्या जो सम नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, वो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या भी सेम कॉन्सेप्ट, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, और यहां से इधर चले गए तो 0 तो सम संख्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैश डैश डैश, कंटिन्यू। तो याद रहे कि जब सम विषम संख्या धनात्मक विषम संख्या अगर बोला जाता है तो ये वाली, ऋणात्मक विषम संख्या बोला जाता तो ये वाली। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो कई बच्चे बोलते हैं कि 1 होती है। अरे सबसे छोटी विषम संख्या तो इधर कहीं होगी ना। ये क्या लिख दिया मैंने, ये गड़बड़ कर दिया ना, है ना। सम भी लिख दिया क्या यहाँ पर, -2, -3, -5, -7 और -9 और -11, इस टाइप से इधर भी चलती जाएगा। ये ऋणात्मक विषम संख्या, ये धनात्मक विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो होती ही नहीं है ना, -∞। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, तो इनफाइनाइट। हाँ, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या कौन सी होती है, तो ये वाली 1। और सबसे बड़ी धनात्मक विषम संख्या कौन सी होती है, तो होती नहीं है, वो अपरिभाषित होती है। अच्छा, सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या कौन सी होती है, तो -1।
ये बात याद रखना। सबसे बड़ी धनात्मक विषम संख्या सबसे बड़ी है भैया ये ऋणात्मक विषम संख्या, और ऋणात्मक विषम संख्या सबसे छोटी तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हम। और कुछ मैंने यहाँ पर अभी तक परिमेय, अपरिमेय और ये सारी चीज़ें पढ़ी है, उस बेस पर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है, जिसको नहीं लिखा जा सकता वो परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए जहां पर P भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या की परिभाषा है। फिर से और एक बार, अरे ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर ये शून्य नहीं होना चाहिए, और दोनों की दोनों क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये तो परिमेय संख्या दिख रही है। 5 है तो 5 को भी 5 बटे 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। ये वाली परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, √2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं हम इसको। ये पूर्णांक है क्या, नहीं, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या होगा, सी इसमें आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, चलो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, कौन है भाई, 2। सम अभाज्य संख्या कौन है, तो एकमात्र 2 सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक किस प्रकार की संख्या है भैया, एक कैसी संख्या है, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है, आई ना बात समझ में। एक जो होती है न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर कुछ गुणधर्म है, उन गुणधर्मों के बेस पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं, पहले गुणधर्म को समझ लो, क्योंकि एक गुणधर्म मैंने बताया नहीं है। अगर मान लिया जाए मेरे पास में कोई एक संख्या है और उसमें दूसरी संख्या को जोड़ देता हूँ, या दूसरी संख्या में पहली संख्या को जोड़ देता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर और इसका आंसर एक जैसा ही आएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, दुनिया जानती है ये। लेकिन ये बता क्यों रहे हो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो इसको क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। क्रम विनिमयता, विनिमयता, क्रम विनिमय नियम बोल दो या क्रम विनिमयता कहा जाता है। क्रम का विनिमय हो गया, चाहे वो प्लस के साथ में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन के साथ में हो। जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जब भी ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्रम विनिमयता बोलेंगे। ये मालूम होना चाहिए, ये शब्द का उपयोग कई बार किया जाएगा, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, क्रम का विनिमय कर देना, क्रम का विनिमय कर देना, क्रम को बदल देना। कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है इसको, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम बोला जाता है। दूसरा, अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्या है, अगर b और c को पहले प्लस कर दूं और जो भी आंसर आएगा उसमें a को प्लस करूं, या पहले a और b को प्लस कर दूं और जो भी आंसर आएगा उसमें c को प्लस कर दूं, तो दोनों का आंसर एक जैसा होता है। दोनों का आंसर क्या होता है, एक जैसा होता है। तो इसको बोला जाता है साहचर्यता। क्या बोला जाता है, साहचर्यता, या इसको एसोसिएटिव लॉ भी बोला जाता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरा नियम, ये नियम मालूम होना चाहिए भैया। अगर मेरे पास यहाँ ये है और अंदर b प्लस सी है, याद रहे बाहर गुना और अंदर प्लस, या तो बाहर प्लस और अंदर गुना, ये ऐसा a प्लस बी इंटू सी, दोनों केस में। तो a का गुना कर दो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। और अगर बाहर प्लस है तो ये प्लस का अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वितरण हो जाता है, ए प्लस बी और ए
प्लस सी। ये अंकगणित में फॉलो नहीं होता ये वाला नियम नीचे वाला कि भाई ए प्लस बी इंटू सी का मान इतना नहीं होता है सामान्यतः, हैं। लेकिन जब भी जिस भी सिचुएशन में हो तो इन नियमों को बोला जाता है वितरण का नियम, वितरण नियम, या इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए किसी संख्या में मैं शून्य को जोड़ देता हूं या किसी संख्या में एक का गुना कर देता हूं तो ये ए के बराबर ही आएगा और ये ए के बराबर ही आएगा। तो ये शून्य जो है ना वो योज्य तत्समक है। अरे शून्य से क्या हुआ, शून्य को किसी संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं होता तो इसको बोला जाता है योज्य तत्समक। क्या है? शून्य योज्य तत्समक कहलाता है। एडिटिव आइडेंटिटी और यहां पर गुना कर रहे हैं जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसको बोला जाता है गुणक तत्समक या गुणन तत्समक भी बोला जाता है, गुणन तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। तो ये बात समझ में आ गई। क्रम का, अरे याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। क्रम विनिमयता, क्रम का विनिमय कर देना, क्रम को पलट देना। साहचर्यता मतलब क्रम वही रहेगा, पहले इसको हल करेंगे या पहले इसको हल करेंगे, आंसर क्या आएगा सेम आएगा, तो इसको साहचर्यता बोला जाता है। ये गुणित है, इसका वितरण कर दिया ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, तो इसको बोला जाता है वितरण नियम। अगर पहले प्लस है या कोष्टक के बाहर तो ए प्लस बी और ए प्लस सी, अगर ऐसा होता है तो इसको बोला जाता है वितरण नियम। और ये होता है आइडेंटिटी। ये क्या है? योज्य तत्समक है और ये क्या है? गुणन तत्समक है। इसको किसी संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो वही की वही संख्या आती है, तो इस संख्या को योज्य तत्समक। अगर किसी संख्या का गुना किया जाता है और संख्या वही की वही प्राप्त होती है तो इसको गुणन तत्समक कहा जाता है। ठीक है, अब इस आधार पर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है, क्या बोला है यहाँ पर? पहले इसको दोनों को प्लस करेंगे और ये दोनों को प्लस करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आता है तो इस गुणधर्म को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बताइए? साहचर्यता। क्या बोला जाता है? साहचर्यता। ये वाला नियम लग रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसका वितरण कर दिया ए इंटू बी ए इंटू सी, तो ये क्या हो गया? वितरण नियम हो जाएगा। वितरण का गुणधर्म है ये। ठीक है, डायरेक्ट नियम के आधार पर। अगर जीरो को जोड़ दिया जाए और उसका हो जाता है तो शून्य क्या होता है? योज्य तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये वाले नियम आपको मालूम होना चाहिए। ये वाले नियम आप नोट कर लेना, इसकी आपको कई बार जरूरत पड़ेगी मैथ्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू ऑल।